वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं सरिता मैडम प्रणव सेवा संस्था में आपका स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में विषय हिंदी पाठ 5वां सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रश्नोत्तरी शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन यानी विराजमान थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। सदैव यानी कि हमेशा। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अगस्त 1931 में रामेश्वर में हुआ था और उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में हुई थी। वह एक वैज्ञानिक थे। वह 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति बने थे। उन्हें भारत का सर्वोच्च अवार्ड भारत रत्न भी मिल चुका है और साथ में ही उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और हार्वर्ड जैसे अवार्ड मिल चुके हैं और साथ में बहुत से अवार्ड भी मिले हैं। उन पर एक अब्दुल नाम की फिल्म भी बनी है। विद्यार्थी मित्रों, हमने डॉक्टर कलाम के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। अब हम पाठ को देखेंगे और समझेंगे। प्रश्न करता है, आर अरविंद कक्षा 3 सेंट मैक्स स्कूल चेन्नई से है। अरविंद जो तीसरी कक्षा में पढ़ता है। वह प्रश्न करता है, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? यादगार यानी कि अविस्मरणीय यानी जिसे भुलाई ना जा सके। तो उसका उत्तर देते हुए कलाम जी कहते हैं कि 5वीं कक्षा में मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। जीवंत यानी जीवित या उसका साक्षात्कार। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर कलाम बताते हैं कि जब वे 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तब उनके जो शिक्षक है शिव सुब्रमण्यम अय्यर, उनकी बात उन्हें हमेशा याद रह जाती है कि वह एक उदाहरण देते हैं कि वह बता रहे थे हमें कि पक्षी कैसे उड़ता है। इसका उदाहरण देने के लिए वह हमें रामेश्वर यानी कि सभी बच्चों को रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर उसका जीता जागता उदाहरण देते हैं। यह घटना यानी उन्हें हमेशा के लिए याद रह गई है, ऐसा वह करते हैं और इसी से उन्हें आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली थी। दूसरे प्रश्न करता है, सरयू मकर कक्षा 5 वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर से है। वह प्रश्न करता है, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? प्रमुखता यानी कि महत्व। उसका उत्तर देते हुए कलाम जी कहते हैं कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की। मातृभाषा यानी कि पारिवारिक भाषा। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में की। डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं कि उन्होंने अपनी माध्यमिक तक की जो शिक्षा है पढ़ाई, वह उन्होंने अपनी मातृभाषा में की थी और आगे की कॉलेज की और इससे आगे की जो शिक्षा है वह उन्होंने अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में पूरी की थी। मेरा मानना है कि हम
कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं कि उनका मानना है कि वो कॉलेज जो है उसकी शिक्षा भी हम अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। क्योंकि जो युवा है वह ज़्यादातर अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। क्या कहते हैं कि अपनी बात जो है वह सहजता यानी कि सरलता से कहने में सक्षम यानी कि समर्थ होता है। पर इसमें कोई भी दोहराए नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। नितांत यानी अत्यंत, आवश्यकता यानी कि जरूरत, वैश्विक स्तर पर यानी विश्व संबंधी के इसमें कोई भी शक नहीं है कि हमें विश्व के साथ यानी कि दुनिया के साथ संबंध बनाए रखना है। तो इसके लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की अत्यंत जरूरत होती है। आगे का प्रश्न है, प्रश्न करता है अर्श पटेल, कक्षा 5 में पढ़ता है, चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई से है। तो यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? क्या कहता है कि यदि हमें आपकी तरह बनना है तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसा प्रश्न वह कलाम जी से करता है। तो उसका उत्तर देते हुए कलाम जी कहते हैं कि जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। क्या कहते हैं कि यदि आप युवा अवस्था में पहुंचो तभी आपको आपका जीवन का लक्ष्य यानी कि ध्येय क्या है वह निश्चित कर लेना चाहिए। हमेशा कुछ बड़ा सोचो, हमेशा हमें बड़ा सोचना चाहिए। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। क्या कहते हैं कि अनुभूति यानी कि एहसास, कि जब आपको ये एहसास हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से आपको उस और अपना प्रयत्न और मेहनत शुरू कर देनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। जी तोड़ मेहनत करना यानी बहुत मेहनत करना। जो जो आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं और तथा कठिनाइयों से होगा। जब आप आगे बढ़ोगे तब आपका सामना बाधा यानी कि अड़चन तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। साहस यानी हिम्मत, आपको आपके अंदर हिम्मत पैदा करनी होगी। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। महारत हासिल करना यानी योग्यता प्राप्त करना। विद्यार्थी मित्रों, आपको आपके सामने जो समस्या है उसको हराना होगा और आगे बढ़ना होगा, तभी जीवन में सफल हो पाओगे, तभी आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकोगे। पहले यह जरूर है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करें। निरंतर यानी कि हमेशा आपको ज्ञान को प्राप्त करना होगा। अब आगे का प्रश्न है, वह प्रश्न करता है, प्रश्न किसने किया है? चिराग जैन, कक्षा 7वीं में पढ़ता है, बॉम्बे कैब्रिज अंधेरी पश्चिम मुंबई से है। वह प्रश्न करता है कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। क्या कहते हैं कि वह कौन सी चुनौती यानी कि ललकार है जिसका सामना आज हमें करना पड़ रहा है। उसका उत्तर देते हुए कलाम जी कहते हैं कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यह राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। समक्ष यानी कि सामने। क्या कहते हैं कि 2020, यह बात 2020 अभी चल रहा है, और ये बात कब हुई थी? जब डॉक्टर कलाम हमारे राष्ट्रपति थे, यानी कि आज से करीबन 15 साल पहले की बात है। आज हमारा देश इन 15 सालों में बहुत से विकास किए हैं, और लेकिन आज हम एक बहुत ही बड़ी चुनौती यानी महामारी कोविड-19 से जूझ रहे हैं। हम जल्द ही इस महामारी से बाहर निकलेंगे और फिर से विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। अब आगे का प्रश्न है, प्रश्न करता है हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय मंडाल मुंबई से है। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? परिभाषा यानी कि व्याख्या, और साहस यानी हिम्मत। क्या कहते हैं कि आपकी दृष्टि से, लेकिन आपके नजरिए से
साहस यानी कि हिम्मत की व्याख्या क्या है? तो डॉक्टर कलाम इसका उत्तर देते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। अपने परवाह किए बिना, परवाह यानी चिंता, कि अपनी चिंता किए बिना दूसरों को संकट या मुश्किल से और आफत से बचाना ही साहस है। आगे का प्रश्न है, प्रश्न करता है तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामी नारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन से है बच्चों। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? क्या कहते हैं? लंदन से प्रश्न करा है। वह क्या कहते हैं कि हम भारतीय है, दूसरे देश में रह रहा है, इसलिए वह कहता है कि हम भारतीय है, मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें, यह प्रश्न करता है। तो डॉक्टर कलाम इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। बृहद यानी विशाल, विरासत यानी धरोहर। डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं कि भारत देश का रहने वाला कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह रहा हो, वह भारतीय परिवार का ही एक हिस्सा है और उन्हें उन सबको हमारे जो भारत देश है उनकी जो संस्कृति है उस पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। और अच्छी बात तो ये है कि आप जैसे लोग जिस स्थिति में रह रहे हैं फिर भी आप मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, यही आपके लिए गर्व की बात है। आगे का प्रश्न है, प्रश्न करता है सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल मुंगेर से है, जो प्रश्न कर रहा है कि जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? क्या प्रश्न कर रहा है कि जो भी बच्चे आपसे मिल रहे हैं वो आपसे कहते हैं कि हम प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कहता कि वह किसान, मजदूर, कलाकार बनना चाहते हैं। हम ऐसे ही परिवार से आते हैं, तो हमारे लिए आपका क्या संदेश है? ऐसा प्रश्न कर रहा है। तो उसका जवाब देते हुए कलाम जी कहते हैं कि किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार यानी शिल्पकार, ये सभी भारत के अभिन्न अंग है, कि ये भी भारत के महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार यानी जरूरत, के राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें इन सभी की सेवाओं की एक समान रूप से जरूरत है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति यानी प्रगति करें, कि आप सभी अपने अपने क्षेत्र में बहुत सारी प्रगति करें। प्रश्न करता है रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11वीं, इस्लामिया इंटर कॉलेज, इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? क्या कहता है कि आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, तो जो हर रोज जो संख्या बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या वह इसको संभव कर पाएगी? तो इसका उत्तर देते हुए कलाम जी कहते हैं कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। अचूक औषधि यानी व्यर्थ न जाने वाला उपाय। क्या कहते हैं कि विकास स्वयं ही जनसंख्या की वृद्धि को रोक लेगा। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। खास करके जनसंख्या यानी जन शिक्षा यानी कि लोगों की शिक्षा के साथ साथ इसमें जो महिलाओं की शिक्षा है यह बात को शामिल किया गया है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलेगा। छोटा परिवार और सुखी परिवार का जो मान्यता है उसको महत्व मिलेगा। भारत 2020 का मिशन यह है कि युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराए। भारत 2020 का मिशन क्या है? युवाओं को पर्याप्त मात्रा में रोजगारी के अवसर दिला सके। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाए, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। प्रचुर यानी पर्याप्त, के
ग्रामीण जो क्षेत्र है इलाके, वहाँ पर बड़ी मात्रा में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे क्या होगा, वहाँ उस क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त मात्रा में अवसर पैदा होंगे। आगे का प्रश्न करता है अर्श मेहता, कक्षा 12वीं, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा से है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? क्या कहता है कि 2000 आपको कैसे लगता है कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा? तो इसका उत्तर देते हुए कलाम जी कहते हैं कि भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। कितनी है? 1 अरब से अधिक। इसमें से जो 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं, 54 करोड़ लोग हैं, वो कितने उम्र के हैं? 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्र की शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। खाका यानी ढांचा। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चित ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। क्या कहते हैं कि 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक साधनों के साथ साथ एक नियोजित आयोजन भी उपलब्ध है। और जो 54 करोड़ युवा है, उनकी जो सोच है वह हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने में मदद करेगी। आगे का प्रश्न करता है एस कार्तिक, कक्षा 12वीं, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलोर से है। यह प्रश्न करता है कि कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? क्या कहता है कि कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य यानी कि ध्येय होते हैं, लेकिन आर्थिक समस्याओं के कारण उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। तो वह अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? तो इसके लिए कलाम जी कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छे प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। छात्रवृत्ति जिसे हम शिष्यवृत्ति कहते हैं, कि हम स्कूल में पढ़ाई करने में अच्छा प्रदर्शन करें तो इससे हमें छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी, और साथ में ही हम उच्च शिक्षा पाने के लिए बैंकों में से ऋण, जिसे लोन कहते हैं ना, वह भी हमें प्राप्त होगी। जीवन में उच्च लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। अगर हम जीवन का हमारा ध्येय जो लक्ष्य है हमारा वह ऊंचा है, तो इसमें बाधाएं यानी कि अड़चने तो जरूर आएगी। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट यानी उत्तम या श्रेष्ठ कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। हमें हमारा कठोर परिश्रम, कठिन मेहनत और श्रेष्ठ कार्यों से इन्हें हराना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। अड़चने और मुश्किलों से व्यक्ति को कभी हार नहीं माननी चाहिए। आगे का प्रश्न करता है मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल EICT अमृतापुरी। वह प्रश्न करता है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या कहता है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए, कि उनकी क्या? तो इसका प्रश्न का उत्तर देते हुए कलाम जी कहते हैं कि जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनाता है। जो जिम्मेदार राजनेता है वह दूर का सोचता है और अपनी नीतियां बनाता है। महात्मा गांधी के निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में डालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। गांधी जी ने अपना राजनीतिक सिद्धांत सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ यानी कि किसी भी स्वार्थ की भावना रखे बिना उन्होंने ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। क्या कहते हैं? वर्तमान यानी कि हाल के जो राजनेता है उन्हें अपना कठिन परिश्रम यानी कि बहुत मेहनत करके उस उत्कृष्टता यानी कि श्रेष्ठ कार्य से और पारदर्शी यानी कि जिसके आर पार देखा जा सके ऐसे कार्यों से दूसरों को मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा
से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी के लिए भी कार्य करना होगा और साथ में ही उन्हें जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं वह भारतीयों के विकास के लिए भी उन्हें कार्य करना होगा। अब आगे का प्रश्न करता है श्री नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई से। रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? क्या कहते हैं कि रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का जो ध्येय है वह पाने के लिए महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है इसमें? तो उसका उत्तर देते हुए कलाम जी कहते हैं कि विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति यानी कि पसंदी के लिए पुरुष और महिलाओं के आधार पर कोई भेदभाव रखा नहीं जाता कि सशस्त्र सेनाओं में यानी कि हमारी जो तीनों सेनाओं हैं उनमें महिला और पुरुषों में किसी भी प्रकार का भेदभाव रखा नहीं गया। तीनों सेनाओं में पर्याप्त यानी कि प्रचुर मात्रा में महिला अधिकारी नियुक्त है यानी कि महिला जो अधिकारी है वह कार्य कर रही है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। सामरिक यानी कि युद्ध से संबंधित और बहुगुण यानी कि बहुत अधिक। तो राष्ट्रीय रक्षा क्षमता में वृद्धि करने के लिए महिला उच्च स्तरीय पर यानी कि उच्च स्तर पर सेना में बहुत से उपकरण यानी कि साधनों में कार्य करने में भी अपना सहयोग दे सकती है। आगे का प्रश्न करता है जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न है क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? क्या प्रश्न करता है कि क्या हम अति विशिष्ट यानी कि खास व्यक्तियों के जो दौरे होते हैं ना प्रवास उन पर अनावश्यक यानी कि बिन जरूरी नहीं ऐसे खर्चे हो रहे हैं उन पर वह कम कर सकते हैं ऐसा कहता है। तो उसका उत्तर देते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी। मंच यानी कि स्टेज के तुमने इस स्टेज पर बड़ी सी कुर्सी देखी होगी वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीजों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। अनुत्पादक यानी कि जिसे उत्पन्न न किया जा सके। विद्यार्थी मित्रों हमारा यह पाठ यहीं पर खत्म हो रहा है। आगे के पाठ का पठन हम अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार, आभार।